हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएल लर्नर अकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डीएल लर्नर अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम को जो इसका री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम अपने हिंदी की क्लासेस लेकर आ रहे हैं, डेली लेकर आ रहे हैं और आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे द्वारा बताए गए लैंग्वेज या फिर जो हम आपको बताना चाहते हैं वह आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज हम उसी क्रम में हमने पहले क्या डिस्कस किया था, भाषा, हिंदी भाषा का हमने दोनों टॉपिक कवर कर लिया। उसमें हमने संविधान में किस संविधान के किस भाग में किस अनुसूची में भाषा को रखा गया है उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक, 22 भाषाओं को भाग 17 में अनुसूची 8 में रखा गया था। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, लिपि की। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, लिपि। आज हम लिपि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि लिपि होती क्या है। जैसे किसी भी चीज, जो बोली गई चीज है, मतलब जो भाषा हम बोलते हैं उसे किसी चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करना ही लिपि कहलाता है। ठीक, जैसे जो भी शब्द हम बोलते हैं या फिर जिस भाषा में बोली जाती है उसे एक आकार देना, एक दृश्य आकार देना ही लिपि कहलाती है। यहाँ पर क्या इसकी परिभाषा दी गई है, मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। वही हमने आपको बताया कि जब हम कोई भाषा बोलते हैं, किसी बात को बोलते हैं, तो उसी को चिन्हों के रूप में व्यक्त करना ही लिपि कहलाती है। देखिए, एक होता है क्या, श्रव्य लिपि। यहां पर लिख दे रहे हैं श्रव्य लिपि। एक होती है क्या, दृश्य लिपि। लिपि भी दो प्रकार की होती है। कह क्या रहा है कि मौखिक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। अब देखिए, लिपि भी दो प्रकार की होती है। कौन सी, श्रव्य लिपि और दृश्य लिपि। श्रव्य लिपि में क्या आती है, भाषा। श्रव्य लिपि में क्या आती है, हमारी भाषा। भाषा क्या होती है, स्वतंत्र होती है। ठीक, और यह विकसित होती है। श्रव्य लिपि के अंतर्गत भाषा आती है जो स्वतंत्र और विकसित होती है, लिपि लिखी है। ठीक, दृश्य लिपि जो लिपि होती है हमारी, वह दृश्य लिपि के अंतर्गत आती है और यह क्या होती है, स्वतंत्र नहीं होती है, भाषा पर निर्भर होती है। ठीक, हम कह सकते हैं कि यह क्या होती है, भाषा पर निर्भर होती है और भाषा के बाद ही इसका विकास होता है। इसका विकास पहले नहीं होता है, इसका विकास भाषा के बाद होता है। देखिए, एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं आपको। लिपि दो प्रकार की होती है, श्रव्य लिपि, दृश्य लिपि। श्रव्य लिपि किसे कहते हैं, भाषा को कहते हैं। दृश्य लिपि किसे कहते हैं, जो चिन्ह, जो चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं लिपि को व्यक्त करने के लिए, उसी को हम लिपि कहते हैं, वह दृश्य होती है। ठीक, उसे हम देख सकते हैं, और जो बोलेंगे वह किसके अंतर्गत आएगी, भाषा के अंतर्गत आएगी। भाषा जो है आपकी स्वतंत्र होती है, विकसित होती है, जबकि लिपि जो आपकी हमारी होती है भाषा पर निर्भर होती है और यह विकसित नहीं होती है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दें कि मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक, देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग कहां पर देखने को मिला था, डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग हमें गुजरात के जयभट्ट के शिलालेखों में देखने को मिला था। गुजरात के शासक जो थे जयभट्ट, इनके शिलालेखों में हमें देखने को कहां मिला था, देवनागरी लिपि का प्रयोग देखने को मिला था। ठीक, एक बार फिर से आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने बताया है कि गुजरात के शासक जयभट्ट के शिलालेखों में हमें देखने को मिला था क्या, देवनागरी लिपि का प्रथम बार प्रयोग। ठीक, अब हम बात करते हैं संस्कृत और हिंदी की। छोटे छोटे टॉपिकों को हम कवर करते चलेंगे ताकि बाद में आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या ना हो। लिपि में ही आता है आपका क्या, संस्कृत और हिंदी। संस्कृत लिपि, हिंदी लिपि, ये दो लिपियां भी इसमें आती हैं। तो संस्कृत और हिंदी, इन्हीं की दोनों ही क्या होती है, देवनागरी लिपि इसके अंतर्गत आती है। संस्कृत जो होती है वह कौन सी भाषा होती है, श्लिष्ट योगात्मक। संस्कृत जो हमारी होती है वह श्लिष्ट योगात्मक होती है। कहने का तात्पर्य होता है कि इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, जैसे राम, रावणम, आतवन। और दूसरा हमारा होगा क्या, हिंदी हमारी क्या श्लिष्ट योगात्मक होती है, जैसे कि
राम रावणम हाथवन, यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हो रहा है, कारक चिन्ह का लोप हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर होता क्या, राम ने रावण को, ये दो जो कारक चिन्ह है इनका लोप हो रहा है। लेकिन हिंदी जो है हमारी क्या है, वियोगात्मक भाषा है। हिंदी जो है हमारी क्या है, वियोगात्मक है। इसमें क्या होता है कि इसमें कारक चिन्ह का अनिवार्य रूप से होता है, कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्या, राम ने रावण को मारा। ठीक, यहां पर को और ने और को, ये दो जो है हमारी क्या है, कारक चिन्ह है। ये इसमें हिंदी के अंतर्गत आएंगे। और संस्कृत के अंतर्गत कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ये कारक चिन्ह इसमें प्रयोग नहीं होते हैं, जबकि हिंदी में प्रयोग में होते हैं। ठीक, संस्कृत और हिंदी की बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बार फिर से। संस्कृत हमारी शिष्ट योगात्मक है, जबकि हिंदी जो है वियोगात्मक भाषा है। जैसे संस्कृत में क्या होता है कि कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जबकि हिंदी में कारक चिन्हों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा। हम आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे हम क्या, भारत की प्राचीन लिपियां। भारत की प्राचीन लिपियां। भारत की कितनी प्राचीन लिपियां हैं? अगर हम बात करें कि भारत की कितनी प्राचीन लिपियां हैं, तो आप कहेंगे कि भारत की 3 प्रकार की प्राचीन लिपियां हैं। कौन कौन सी? खरोष्ठी, एक तो होगा आपका क्या, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, सिंधु घाटी लिपि। तीसरी क्या होगी हमारी, क्या, सिंधु घाटी लिपि। ठीक, ये 3 प्रकार की लिपियां होती है। कौन कौन सी? खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, सिंधु घाटी लिपि। हमें इसमें कौन सा पढ़ना है? केवल ब्राह्मी लिपि को पढ़ना है, तो हम केवल ब्राह्मी लिपि का डिस्कस करेंगे और इन दोनों को हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। अब हम ब्राह्मी लिपि की बात करें, तो इसके कितने शैली हैं? 2। ब्राह्मी लिपि 2 शैलियों में टूटती है। कौन कौन सी? उत्तरी शैली और दूसरी हो जाएगी आपकी क्या, दक्षिणी शैली। हमारी जो ब्राह्मी लिपि है वह 2 शैलियों में टूटकर अलग होगी, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। पहले हम दक्षिणी शैली को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि। दक्षिणी शैली के अंतर्गत हमें कौन कौन सी भाषा देखने को मिलती है? मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं को देखने को मिलता है। उत्तरी शैली की बात करें तो उत्तरी शैली हमारी किस रूप में टूटेगी? यह बदल जाएगी हमारी क्या, गुप्त लिपि। गुप्त लिपि से किस में कन्वर्ट होगी? कुटिल लिपि। अब कुटिल लिपि के 2 भाग होंगे। कौन कौन से? देवनागरी और शारदा। देवनागरी और शारदा उत्तरी शैली के अंतर्गत ही गुप्त लिपि आती है। गुप्त लिपि के द्वारा से आगे बढ़ेंगे तो कुटिल लिपि। कुटिल लिपि 2 भागों में टूटेगी, देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। देवनागरी और शारदा जो है एक दूसरे के समकक्ष लिपियां हैं। अगर एग्जाम में ऐसे पूछता है कि देवनागरी लिपि के समकक्ष और एक कौन सी लिपि है, तो आप कहेंगे शारदा लिपि देवनागरी के समकक्ष लिपि होती है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अगर एग्जाम में दे दिया गया कि सभी लिपियों का जन्मदाता कौन है, तो जो हमारी ये ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि आपकी सभी लिपियों की जन्मदाता है, जननी है। ब्राह्मी लिपि जो है सभी लिपियों की जननी होती है। अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे। यहां तक समझ में आ गया? एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे। भारत की प्राचीन लिपियों में 3 प्रकार की लिपियां होती है, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, सिंधु लिपि, सिंधु घाटी लिपि। हमें केवल इसमें कौन सा पढ़ना है? ब्राह्मी लिपि। अगर आप कहेंगे तो हम इसके लिए भी अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन इस समय हमें क्या पढ़ना है? केवल ब्राह्मी लिपि को पढ़ना है।
ब्राह्मी लिपि दो भागों में टूटेगी, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली के अंतर्गत मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल आती हैं, जबकि उत्तरी शैली टूटेगी गुप्त लिपि में। गुप्त लिपि के बाद कुटिल लिपि। कुटिल लिपि दो भागों में टूटती है, देवनागरी और एक होती है शारदा लिपि। देवनागरी और शारदा लिपि एक दूसरे के समकक्ष लिपियां होती हैं। अगर हम बात करें कि इन सभी लिपियों की जन्मदाता जननी कौन है, तो आप कहेंगे कि क्या, ब्राह्मी लिपि। ठीक, अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है, 47। टोटल वर्ण देवनागरी लिपि में अगर हम वर्ण की बात करें तो देवनागरी लिपि में टोटल वर्ण 47 होते हैं, 33 व्यंजन और 14 स्वर। ठीक, देवनागरी लिपि में टोटल 47 वर्ण होते हैं, 33 व्यंजन और 14 वर्ण। अगर देवनागरी लिपि की एक ध्वनि व एक चिन्ह निर्धारित होता है। देवनागरी लिपि के लिए एक ध्वनि व एक चिन्ह निर्धारित होता है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक, देवनागरी लिपि के लिए एक ध्वनि एक चिन्ह निर्धारित किया जाता है, यह बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर, अगर हम कहें कि क्या, देखिए पंचमाक्षर को अनुस्वार के स्थान पर प्रयोग करने की हिदायत किसने दी थी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। पंचमाक्षर को अनुस्वार के स्थान पर, जो हमारा क ख ग घ अंग च छ ये पंचमाक्षर होता है, उसे अनुस्वार के स्थान पर प्रयोग करने के लिए किसने कहा था, डॉक्टर, मतलब यह नियम किसने दिया था, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया था। मतलब सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था या इन्होंने नियम दिया था। देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष, देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर यहां पर आप कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि के सुधार समिति के संयोजक कौन थे, काका कालेलकर। देखिए ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी होंगी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछ दिया गया कि देवनागरी लिपि के सुधार समिति के संयोजक कौन थे, डॉक्टर काका कालेलकर। पंचमाक्षर को अनुस्वार के स्थान पर प्रयोग करने का नियम किसने दिया था, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। बाएं से दाएं लिखी जाने लिपि को क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि में कितने वर्ण होते हैं, 47 वर्ण होते हैं। ठीक, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, और लिपि आज हमारी यहीं पर खत्म होती है। अगले दिन हम वर्णमाला की क्लास लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।